सीनियर, आप सबको पता है ना शायद। और सबसे आप योगा में क्यों आए, मैं योगा में क्यों आई, हर कोई क्वेश्चन करता होगा ना। सबसे पहले जो फैक्ट है ना, रियलिटी फैक्ट, कि मैं मेरे बारे में जब बताऊंगी, जब थोड़ा सा एक बेसिक पता चल जाए। मेरी एज, मैं 87 बोर्थ नहीं हूँ, मैं 85 बोर्थ हूँ। मैं 85 में लगभग 85 से लगा लीजिए, लगभग 35 अबव है ना। तो हम तक इन्होंने शादी भी नहीं की है और एक संस्था से जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा सोशल वर्क करते पूरे इंडिया लेवल पे। और अभी इनको राज्यपाल जी ने भी सम्मानित किया था चंडीगढ़ के कार्यक्रम में। ऐसे ही पूरे देश में घूमते रहते हैं, कल्चर एक्टिविटी, हेल्थ एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी, ठीक है। और साथ में योग की पढ़ाई भी कर रहे हैं। और रजत भी आपकी क्लास में जो है इन्हीं से ही सीखे हुए हैं, इन्हीं की परंपरा। ये मेरी फाउंडेशन से जुड़ा हुआ एक बच्चा है, बहुत सिंसियर बच्चा है वो भी। तो ज़्यादा जानकारी आपको, ये 5 या 6 बहनें हैं शायद। सर 3 बहनें। 3 बहनें, हाँ जी। तो ज़्यादा जानकारी सोम देवी अपने बारे में थोड़ा सा बताएंगे, कितनी एक्टिविटी कैसे कर रहे हैं सामाजिक तौर पे। एक लड़की के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, खासकर अनमैरिड लड़की के लिए, कि समाज में भी अपने आप का अस्तित्व बनाए रखना और साथ में सोशल वर्क भी करना। और इन्होंने बीएमजी में अपना खुद का फ्लैट भी बना रखा है, अच्छा, मतलब सेल्फ डिपेंडेंट होके, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होके सेल्फ इंडिपेंडेंट, ठीक है ना। अपनी खुद की गाड़ी, खुद का सारा अपना, सिर्फ अपनी मेहनत से, अपने विवेक से, अपने आचरण से, अपनी कला से, अपने हुनर से, अपने कौशल से। तो ज़्यादा जानकारी संगीता जी आपको 5-10 मिनट में बताएं। थैंक यू सर। मैं कोशिश करता हूँ कि तुम्हारी क्लास में जो अच्छे नॉलेजेबल है उनसे, उनका परिचय हो, उनमें से जो अच्छे व्यक्ति उनका यहाँ परिचय हो, ताकि तालमेल बना रहे, एक दूसरे से प्रेरणा मिलती रहे। हमारे आदर्श दूसरे नहीं है, अपने ही साथी हो सकते हैं। सर ने बताया मेरा नाम संगीता है, और मैंने बता ही दिया कि मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ। सब लोग एज छुपाते हैं, लड़कियां है ना, छुपानी नहीं चाहिए। अब बताओ आप कितने एज के हो। सेकंड थिंग देखिए, जैसे सर ने बहुत सारी चीजें तो बहुत इजीली बता दी। एज ए गर्ल भी बहुत मुश्किलें होती हैं, और एज ए बॉय उससे भी ज्यादा मुश्किल होती है ना। लड़कियों को क्या है कि अपना भविष्य सोचना नहीं पड़ता। फिलहाल शादी करेंगे, खर्चा ही रहे, खा पी लेंगे, मजे करेंगे, शॉपिंग करेंगे, इतना सा रहता है इजी। लेकिन लड़कों के ऊपर हमें लगता है लड़कियों की बहुत टफ लाइफ है, लेकिन लड़कों की उससे भी ज्यादा टफ है, क्योंकि उनको पूरी फैमिली के बारे में सोचना है ना। कितने लोग हैं, कितने मेंबर है घर में, उनका सबका खर्चा चलाना है। बाकी कोई कुछ करे ना करे, एक लड़के को करना ही पड़ता है, वो कैसे भी करे। तो दोनों ही इक्वल है। लेकिन हर किसी को ना एक लाइफ के अपने बजट्स, अपने एजेंडा, अपने, सबसे बड़ी बात है कि बोलते हैं ना कि अपने आप में हर साल का एक बैकअप रखें कि मुझे 2 साल में ये चाहिए, मुझे हर 2 साल में ये चाहिए। जैसे मेरे को, मैं 2007-8 में कॉलेज पास आउट हूँ, ग्रेजुएट कर चुकी थी मैं 2006-7 में। वही फैमिली में प्रॉब्लम आती है, ये नहीं करना, ये करना, ये नहीं करना, यहाँ नहीं जाना, अपने एरिया से बाहर नहीं जाना है ना, ये फाइट होती है। फिर शादी करनी पड़ेगी। कॉलेज पास आउट होने के बाद कहाँ रहोगे आप? अगर शादी नहीं करना चाहते, कब तक रहोगे किसके घर में? मम्मी पापा के रहते रहते रहोगे, भाई भाभी के घर में कब तक रहोगे? इश्यू रहता है ना। तो सबसे पहले मेरा जो एक टारगेट था, मेरे हर एक साल का, ये मुझे समझ में आया, ये मेरे ऊपर प्रेशर आया ना मैरिज का, कि आपको सबसे पहले ना एक छत चाहिए होगी, फिर कोई कुछ नहीं कहेगा कि कब तक रहोगे, किसके साथ रहोगे, किसके घर में रहोगे। ये बड़ा प्रेशर है, और ये सब मानते होंगे। लड़कों के ऊपर भी अगर पापा का घर ना हो तो वो भी अपना घर बनाना ही चाहेंगे ना, रेंट पे कब तक रहेगी लाइफ। तो सबसे पहले ना, अभी जो भी आप कर रहे हो, अपने अपने लाइफ के टारगेट रखो, हर 2 साल के टारगेट। मुझे 2 साल में ये चाहिए ही चाहिए, हर 2 साल में नेक्स्ट वो पूरा हुआ, 2 साल में मुझे ये चाहिए। मैंने वो शुरुआत की 2006-7 के बाद। मैंने यहाँ से निकल के गुड़गांव में निकली यहाँ से। मैंने बोला जॉब तो मुझे करनी है ना, कुछ भी करो। मैरिज आप ढूंढते रहो लड़का, मुझे लगा सेट है, या आपको लगा तो ओके है कि मैरिज तो सबको ही करनी है। मैंने नहीं सोचा था नहीं होगी अभी तक, या मैं नहीं करूंगी, ऐसा कुछ फिक्स नहीं था मैरिज का कि नहीं होगी। तो ये था कि आप ढूंढो, तब तक मुझे काम करने दो जो मैं कर रही हूँ, क्योंकि गलत कुछ करना नहीं था, तो आपको कोई रोकता भी नहीं है। कुछ गलत होंगे तो आपको रोकेंगे। पहले आप ये रखो कि मेरे को कुछ गलत नहीं करना, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, कि मैं, आप गलत नहीं करोगे तो कोई रोकेगा नहीं, और गलत करोगे तो फिर आपको घर से बाहर गली में निकलने के लिए भी रोकेंगे ना। कॉमन सी बात है ये। तो मैं निकली, मैंने वहां काम किया, लेकिन 10 साल मैंने जब बाहर काम किया, मैंने शायद जिम में, सर को नहीं पता, मैंने जिम में भी ट्रेनिंग कराई हुई है। मैं एरोबिक्स कराती थी, मैं जुम्बा कराती थी। ये रहता था पूरा टाइम मैं बिजी रहूं। मैं स्कूल में जॉब करती थी, एमईटी सेक्टर 46 में है,
एमिटी इंटरनेशनल, मैंने उसमें जॉब किया है बहुत टाइम तक। तो मैंने जॉब भी अच्छी की, अच्छा खासा गुड़गांव में पैसा निकली। क्यों गुड़गांव? क्योंकि रेवाड़ी में स्कूल में 10,000 15,000 से ज्यादा सैलरी नहीं है, सबको ही पता होगा ना। और अगर उससे ज्यादा है तो आपको खून पसीना तो छोड़ो ना, जान ही देनी पड़ जाती है अगर ज्यादा सैलरी लेनी है तो गुड़गांव में इजी था, स्कूल में भी एक अच्छी खासी सैलरी और एक रिस्पेक्टेबल जॉब है वहां पर, तो मैंने इसलिए जॉब वहां अपनी चॉइस करी। देन उसके बाद हमारा एक कॉलेज का एक ग्रुप था, जैसे सर ने संस्था बताई, हमारे कॉलेज में मेरा फ्रेंड सर्कल था, लेकिन वो फ्रेंड सर्कल वो था कि हमने सबने कोई ना कोई अवार्ड लिए हुए थे। बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड हूँ मैं अपने कॉलेज की, पूरे क्या ये जो हमारे कॉलेज के होते हैं ना, इंटर कॉलेज होते हैं यूथ फेस्टिवल्स, तो मैं उसमें बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड थी। मेरे सर्कल में एक बेस्ट डांसर अवार्ड, जो रोहित सर हैं वो बेस्ट हरियाणवी डांसर अवार्ड रह चुके हैं, जम्मन सर नेशनल अवार्ड। तो ऐसे करके हमारा पूरा ही जो ग्रुप है, दीपू सर आपको भी शायद कम पता होगा, जितने भी अपने मैनेजमेंट ग्रुप हैं वो सब कोई ना कोई नेशनल और स्टेट अवार्ड ही थे। तो हम फ्रेंड्स थे, हमने ये सोचा कि हमें मिलते रहना चाहिए, हम कैसे मिलेंगे आगे, सबकी मैरिज हो जाती है तो कोई नहीं मिल पाता। तो हमने छोटा सा एक संस्था बनाई कि हम इस संस्था को बनाते हैं, उसको रन करते हैं, देन हम उसमें फिर मिलते रहेंगे काम के बहाने, किसी ना किसी रनिंग के बहाने। वो संस्था एक बड़े लेवल पे गई, पहले हमने उसको कल्चर बनाया था, कल्चर संस्था थी। हम आज रेवाड़ी में हरियाणा को रिप्रेजेंट करने के लिए कहीं भी संस्था को इन्वाइट किया जाता है तो वो लवन्या फाउंडेशन के नाम से संस्था है, जो हर जगह इन्वाइटेड रहती है, चाहे वो राजस्थान में जाना हो चाहे कहीं भी जाना हो। सूरजकुंड के मेले में बाहर से आती है सारी ना टीम आती है, टीम जाती है हरियाणा को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो धीरे धीरे फिर हमें लगा कि अब कल्चर में तो हम कर रहे हैं और अच्छा भी चल रहा है और हम सब मिल भी पा रहे हैं, बहुत अच्छी चल रही है वो चीज। सोचा अब हम जॉब पे भी है, हमारे पास इतना अर्निंग आ रहा है कि हम कुछ तो 1% सोशल वर्क कर सकें। तो सोशल में सारी ही संस्था छोटी छोटी चीजें करते हैं, आप सबको पता होगा। जैसे मैं पूछूं सोशल वर्क में क्या है, आप बता दोगे पेड़ लगाते हैं, कॉमन सी चीज हो गई, यही सब कर रहे हैं ना, पेड़ लगा दिया, कहीं खाना बांटा है, सब चीजें हो गई। उसमें भी बहुत सारी चीजें होती है, आपको पर्सनल करनी होती है। जैसे कोरोना में हुआ, हमने बहुत सारे अलग अलग फैमिली, ओपन नहीं है, जैसे मेरा एरिया है, आपका 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 खुद का एरिया है, आपके एरिया में 50 घर होंगे, उस 50 घर में मैं आपसे पूछूं, कोई एक घर आपको अच्छे से पता होगा जो सच में नीडी है, सच में ही उनका खर्चा नहीं चल पा रहा है और जेन्युइन भी है, बहुत कम रोजगार है, रिक्शा चला रहा है, या फिर बूढ़ी अम्मा अकेली रह रही है। आप अपने अपने एरिया को जानते हो लेकिन एक दूसरे को नहीं जानते। तो जो मेरे एरिया में था, जो मेरी मैनेजमेंट के एरिया में था, आप अपने अपने मोहल्ले में सर्च करो, क्योंकि हम बड़े लेवल पे जब करेंगे जब हम अपने घर में कुछ सुधार कर पाए। हमने शुरुआत करी कि मेरे एरिया में था, जैसे मैं बहुत टाइम से देख रही थी बचपन से कि एक अम्मा है अकेले रह रही है, बहुत मुश्किलों से काम कर रही है, घर में झाड़ू पोछा करके काम कर रही है, तो उनको मैंने गोद लिया। मुझे अच्छा लगा कि मैं इनका खर्चा तो चला ही सकती हूँ, एक राशन, उनका कितना खर्चा होगा, मेडिसिन है, हॉस्पिटल का खर्चा है, जो कॉमन दवाइयाँ होती है, जो उनकी डेली नीड होती है। अब उनकी बहुत सारी ना इच्छाएं नहीं होती कि हमें घूमना है फिरना है, उनका रोज का राशन हो गया, वो खाना है उनको, तो वो हमने देना शुरू कर। लेकिन चुपचाप, आप 10 लोगों में फोटो खिंचवा के ढिंडोरा पीट के कर रहे हो, वो हेल्प नहीं है, क्योंकि वो इतना शर्मिंदा हो जाता है 2-3 हजार का खाना लेके, वो शर्मिंदा हो जाता है, वो दोबारा नहीं आएगा आपके पास। तो हमने शुरुआत करी बिल्कुल चुपचाप, बिना किसी को बताए उनकी हेल्प करना शुरू करा, राशन चुपचाप उनके घर रखा है, उनको बता के कि आपको क्या क्या चाहिए। उन्होंने बहुत छोटी छोटी चीज बताई, चीनी, दाल, दूध, जो डेली बेसिक है। तो हमने दूध वाले से बात कर ली, मंथ की पे हम करेंगे, कोई नहीं आएगा आपको अलग से देने, ना कोई किसी को दिखेगा। दूध वाले को पेमेंट करी, दूध घर जा रहा है, चीनी राशन वाले को पेमेंट करी, चीनी राशन घर जा रहा है उसका, तो किसी को पता भी नहीं चला और उसकी बहुत अच्छे से मदद भी हो गई। ऐसे ही मैनेजमेंट में हमारे जितने भी लोग हैं, हम सबने एक एक फैमिली गोद ले रखे, किसी ने एक, किसी ने दो, जिसकी जितनी अर्निंग है, उसमें ना हमें किसी से मांगना पड़ रहा है, ना हमें किसी को जोड़ना पड़ रहा है ना। तो ये मेरी संस्था के बारे में बहुत। अभी जैसे आंखों के लिए हमने एक और नया लगाया, अभी अपने आई चेकअप कैंप यहाँ पे भी लवन्या ने लगवाया था, कल परसों जो अपना इवेंट था, तो वहां पे भी आई चेकअप कैंप, यहाँ पता नहीं चला उस दिन क्योंकि बहुत ही जल्दी जल्दी में हुआ, बहुत अच्छा रन हुआ, लेकिन उसमें बहुत सारी फैसिलिटीज हैं। अगर किसी भी आप ओपन है, किसी भी बच्चे को, कोई गरीब है या बहुत ही नीडी है जो या बुजुर्ग है, जैसे मोतियाबिंद हो गया, ऑपरेशन नहीं करवा पा रहे, सर्जरी होती है मोतियाबिंद की। अब अगर आंखें नहीं है ना, दृष्टि नहीं है, तो सृष्टि भी नहीं है, ये सबसे बड़ा दान हो गया। पौधा लगाना, खाना बांटना, ये सब कर रहे हैं ना, हर कोई कर रहा है। आंखें नहीं है ना तो दिखाई भी नहीं देगी दुनिया, तो दृष्टि नहीं तो सृष्टि नहीं। तो हमने उसके लिए भी अपना दृष्टि मिशन लगाया है, उसमें हम ये करेंगे जिनका मोतियाबिंद वगैरह छोटी छोटी जो सर्जरी है, वो सर्जरी जो नहीं कर पा रहे, लेकिन जो नीडी है, हम सर्वे भी करते हैं कि एक्चुअल नीडी है या नहीं है, तो उनको हमने सर्जरी कराई। सर्जरी के लिए हम जैसे फॉर्म भर रहे हैं, कितने लोग हैं हमारे पास, 10-15 जब लोग हो जाएंगे इकट्ठे, तो हम उनकी सर्जरी डोनेट करेंगे, जो भी उनका खर्चा लगेगा वो हम डोनेट करेंगे। ऐसे ही बच्चे हैं, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे, जैसे
बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं और छोटे बच्चों को पता ही नहीं होता ना, वो चश्मा बदलते हैं क्योंकि वो बता ही नहीं पाते। आप तो बड़े हो, आप बता सकते हो ना, मुझे अब धुंधला दिख रहा है या मुझे प्रेशर आ रहा है या मुझे सर दर्द हो रहा है। बच्चे नहीं बता पाते और बड़े बुजुर्ग क्या करते हैं, वो बदलते ही नहीं चश्मा। हाँ अभी तो बनवाया था, जबकि हर 6-7 महीने में चेंज करना चाहिए, चेक कराना चाहिए। अगर नंबर बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं तो भी हमें नंबर दोबारा चश्मा बनवाना पड़ता है। तो वो लोग नहीं बनवा पा रहे, उनके चश्मे हम डोनेट कर रहे हैं कि वो खर्चा हम करेंगे, वो खर्चा भी हम देंगे। तो ये हमारा एक मिशन चल रहा है, अभी ब्लड डोनेशन का मिशन चल रहा है। ब्लड डोनेशन में आप योगा के बच्चे हो, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी अपनी अपनी हेल्थ के बारे में जानो, और ये बहुत अच्छा मौका है क्योंकि आप तो यंग एज में हो। आप क्यों कर रहे हो योगा? आपको जॉब करनी है, नहीं करनी है, बाद में क्या करोगे, बहुत बड़ा मैटर है और बाद का मैटर है। लेकिन अभी रिसेंटली क्या है, आप अपने बारे में जानो, अपनी हेल्थ के बारे में जानो, आपको कौन सी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं, उनको कैसे आप दूर कर रहे हो। पूछो सर से आके, अच्छे से आपको गाइड भी करेंगे ना कि आपको ये हंच आ रहा है, ये बैक में पेन आ रहा है। जैसे मेरा भी बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ था, मुझे बैक एक्सीडेंट में मेरा टेल बोन वो फ्रैक्चर आ गया था, और डॉक्टर भी हैरान था कि आपने 40 दिन में कैसे ठीक कर लिया। उसने मुझे लिख के दे दिया 3 महीने बेड पे रहना है, और मैं 40 दिन में ही केदारनाथ चली गई थी, इतना लंबा सफर करने के लिए। तो आप अपनी बॉडी के बारे में जानोगे। मैंने यहाँ पर भी बात करी थी, मैंने सर से भी बात करी कि मेरे को क्या क्या करना चाहिए, मैंने सर्च भी करा, तो वो बहुत जल्दी हील भी हो गया। तो आप अपने बारे में जानो, तो अपने बारे में जानोगे तो अपने घर को सुधारोगे, उनकी हेल्थ को सुधारोगे, देन आप घर से बाहर एरिया में सुधार कर पाओगे ना, ताकि डॉक्टरों के चक्कर में हम बहुत ज्यादा ना जाएं। छोटा सा दर्द है, कहीं पर भी दर्द है, आपको एक्सरे करवाना पड़ेगा, जबकि पता ही नहीं है, डॉक्टर को भी तो नहीं पता ना, बिना देखे क्या एक्सरे करके बताएगा। ये चीजें आप भी समझ सकते हो कि छोटी छोटी चीजें क्या है, वो आपको खुद पता होना चाहिए। सेकंड थिंग, अभी जैसे ब्लड डोनेशन के लिए लड़के तो कर देते हैं डोनेट, लड़कियां नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि उनको यही नहीं पता कि हमारा ब्लड कितना है, क्या कितना नहीं है, कितना होना चाहिए, नहीं पता ना। आप अपना ब्लड डोनेट करने के लिए अपने आप को तैयार करो कि मैं किसी को रक्तदान कर सकूं, महादान बोला जाता है रक्तदान, उसके लिए भी तैयार करो, क्योंकि आप योगा के छात्र हो। इसका बेनिफिट उठाओ, आप अपनी हेल्थ को सुधारो, ताकि आप कुछ जब भी कर पाओगे जब अपने आप को सही रखोगे। एक लड़की होने के नाते आप अपने आप को फिट रखोगे तो पूरे परिवार को फिट रखोगे, अपना खाना पीना सुधारोगे तो पूरे परिवार का खाना पीना सुधारोगे, क्योंकि किचन आपके हवाले होता है ना, वतन लड़कों के हवाले होता है, किचन आपके हवाले होता है। तो दोनों चीजों को आप बैलेंस लेके चलो। अब हो गई मेरी जो फाइट थी अपने लिए, है ना, सो मैं कब कर पाई, जब मैंने खुद को स्ट्रॉन्ग किया, खुद को स्टेबल किया। वो मैंने कैसे किया, मेरे टारगेट्स थे। 10 साल में बिल्कुल शांत थी, बिल्कुल चुप थी, मैं किसी को नहीं दिखी। मैंने बहुत मेहनत करी, मेरे को ये जॉब भी करनी है, 1 घंटा भी मेरे पास फ्री है ना, अगर मैंने ट्यूशन भी कराई, मैंने जिम में भी कराया, मैंने एरोबिक क्लास भी कराई, मैंने डांस क्लास भी कराई। मैं सुबह 6 बजे से रात को 9 बजे तक मैंने हर 1 घंटा, क्योंकि 1 घंटे की ज्यादा पेमेंट होती है। पर्सनल क्लासेस थी, अगर 10 बच्चे हैं ना तो आपको 10 बच्चों के ज्यादा पैसे मिलेंगे, इवन अगर आप 50 बच्चों को करा रहे हो उससे ज्यादा। तो मैंने कोशिश की थी मेरी आवरली क्लासेस चलती रहे। उससे मेरे टारगेट ये थे कि मुझे 2 साल के अंदर अंदर मुझे गाड़ी लेनी है, घर पे ये दिखाना है कि भाई ठीक भी है, घर वाले यही टेंशन मेरे कैसे रह रही है, खा भी रही है नहीं खा रही, वो तो फिर अलग ही चीज हो गई। ये था कि मैं स्टेबल हूँ, मैंने गाड़ी ली, वो मैंने मेरे पैसे से लिए 1 रुपया भी नहीं दिया, किसी ने नहीं दिया ना, मैंने लेना था। फिर मेरा टारगेट था कि मुझे 10 साल में कुछ भी करके वापस रेवाड़ी आना है, क्योंकि मैं बाहर गुड़गांव में मुझे कोई नहीं जानता, मैं वहां कैसे भी रह लूं कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आपको अपने एरिया में वापस आना होता है। बोलते हैं ना विदेश जाके पता चलता है अपने भूमि के बारे में, फैक्ट है ये, जब जाओगे तो पता चलेगा। गुड़गांव के बाद मेरे को ये था मुझे वापस जाना है, क्योंकि मुझे जानते तो वही है, मेरे मम्मी पापा को वही जानते हैं, मेरा नाम भी वही होगा ना मेरे मम्मी पापा के साथ ही, तो मुझे रेवाड़ी वापस जाना है। लेकिन कब जाना है, अपना घर होगा, और कहाँ होगा ये भी फिक्स रखो। छोटा सोचोगे छोटे भी रहोगे, बड़ा सोचोगे बड़ी लेवल की ड्रीम देखोगे ना, बड़े जब कर पाओगे सपने, जब आप स्ट्रांग होगे। ये था कि रेवाड़ी भी जाना है तो रेवाड़ी का उस वाले एरिया में नहीं जाना ना जहाँ पे पहले से चल रही है दुनिया की, रेवाड़ी में रह रहे हैं हम, ये भी ना बोले। सबसे बड़े अच्छे एरिया में मैंने बीएमजी सोसाइटी में अपना फ्लैट लिया, और अभी मेरा फ्लैट 1 साल हो गया उसको। पिछले साल मैंने वहां पे कराया था गृह प्रवेश, और भागवत कराई थी, बहुत बड़े लेवल की भागवत थी, कथा कराई थी 7 दिन की वो भी। तो बहुत सारी चीजें होती है, जब आप प्योर चलते हो ना तो ऑटोमेटिक रास्ते आपके साथ प्योर खुलते जाते हैं, ना कोई रोकने वाला था, कोई कहे ही नहीं पता कुछ भी कि कहे क्या, सही रास्ते पे भी चल रही है, जो चीजें चाहिए वो भी मिल रही है। मेरा ये था, मेरे भाई ने मुझे बोला कितना कमा रही है, घर बैठ 20,000 कमा रही होगी ना, सोच इतनी होती है ना मेरे रेवाड़ी में कि सैलरी 10-12 हजार, बाहर चली गई तो 20-30 हजार, 30 हजार मैं दूंगा घर बैठ, लेकिन तू रेस्ट कर, वो ये बोलता था। मैंने ये बोला आप घर पे रहो, मैं 50 हजार दूंगी आपको, 50 हजार कमाते हो ना, आप घर रह के दिखाओ, मैं आपको 50 हजार दूंगी हर महीने, लेकिन रह के दिखाओ घर में। आप लड़की लड़कियां हम कह रहे हैं ना बराबर होना है, बराबर होना, लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन हम कर नहीं रहे कुछ भी ऐसा। आप अपने खर्चे कर रहे हो, लड़कियां कमाने लगती है घर में खर्चा ही नहीं देती, क्यों नहीं दे रहे हो, लड़का ही क्यों दे,
आप भी अपना फर्ज निभाओ ना, लड़की होने के नाते। अगर आप जॉब कर रहे हो, आप कमा रहे हो, तो मम्मी पापा की दवाइयाँ गोलियां हो गई, घर के खर्चे हो गए, घर में कुछ संभालना है, इवन आपको घर भी बनाने में कुछ हेल्प करनी है, लड़कियों के नाते करो आप, तभी तो इक्वल होंगे। हम लड़ाई कर रहे हैं बड़ी बड़ी, छोटी घर में, अपने घर में हम नहीं कर पा रहे कुछ भी। तो मैंने अपना घर लिया खुद का, गाड़ी ली अपनी। फिर मेरा ड्रीम था कि सब लोग आईफोन लेके घूमते, पता नहीं कितने का होता था, मुझे नहीं पता था। 70,000 का बजट था मेरे पास कि मेरे को, मैं अपने हर बर्थडे पे मैं 1 साल का बजट इकट्ठा करती हूँ। मेरे टारगेट है सारे, वही टारगेट सेट करना सीखो। मेरे 1 साल के टारगेट की मेरा बर्थडे आएगा तो मुझे क्या चाहिए, मुझे मेरे घर की नीड चाहिए, मेरे घर में क्या होना चाहिए, वो मशीन हो, चाहे वो कपड़े धोने की मशीन हो, चाहे वो गैस हो। क्योंकि अकेले रहते ना तो ये रहता है क्या ही चाहिए, नहीं सब कुछ चाहिए, खाओगे भी रहोगे भी ना, सब कुछ चाहिए। तो हर बर्थडे पे मैंने अपने लिए गिफ्ट सेट किया कि मुझे ये चाहिए, मेरे घर में वॉशिंग मशीन हो, मुझे कपड़े धोने में टाइम नहीं चाहिए कि मेरा टाइम लगेगा, मेरे को बाहर रहना है, काम करना है। ऐसे कर करके मेरे घर में आज सब चीजें, मैंने अपने बर्थडे पे एक एक चीज सेट करी है। मुझे 12 साल हो गए, 12 सारे घर में जो चीजें होती है वो मेरे बर्थडे पे मैंने खुद को गिफ्ट दी है, मुझे किसी से गिफ्ट नहीं चाहिए। आप सोचो ही मत कोई गिफ्ट देगा। घर की जितनी भी मेरी नीडी चीजें, वो फ्रिज हुआ चाहे, मैंने 5-6 साल में फ्रिज लिया, कोरोना में मेरे पास फ्रिज नहीं था, और कोरोना में इतनी प्रॉब्लम होती थी, दूध दूध फ्रिज में रखूं कहाँ रखूं। लेकिन मैंने सेट किया फिर कि कोरोना के बाद पहले मेरा टारगेट जो चेंज करा मैंने कि पहले फ्रिज चाहिए, नीड हो गई, तो मैंने फ्रिज भी अपने आप से लिया, वो मैंने अपने बर्थडे पे खुद को गिफ्ट दिया। और वो चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, फिर खुद की गिफ्ट होती है ना। टेडी बियर वेडी बियर भाई कोई खुशी नहीं देती, जो अपने पैसे की अपनी नीड वाली चीजें खुशी देती है ना। देन सारी चीजें मैंने अपने अपने टारगेट पे सेट की। घर मैंने 10 साल में सेट करा था कि मुझे चाहिए चाहिए, 10 साल में हुआ। गाड़ी मेरी 2 साल में नहीं हुई, शुरू में 5 साल में हुई, लेकिन वो पूरी हुई। फोन का था, मुझे नहीं पता था कितने का, वो मेरे टारगेट था, मेरे बर्थडे का ही सेट था कि मुझे फोन चाहिए, आईफोन ही चाहिए अब। तो वो आईफोन भी मैंने ऐसे करके कि मैं इकट्ठे कर रही हूँ पैसे, फिर मेरा बर्थडे आएगा तो मैं मेरे को गिफ्ट दूंगी, तो वो मैं ऐसे गिफ्ट पैक करके भी लाती थी, खोलूंगी पैकिंग को ना, ये मेरा गिफ्ट है, वही वाला सब कुछ। तो ऐसे करके मैंने सारी चीजें सेट की, अब बहुत अच्छे लेवल पे रह रही हूँ। अभी 2 साल से मैंने खुद को फ्री करा है, यहाँ पे भी मैं इसीलिए आई, और अभी मैं यहाँ बैठी हूँ लेकिन मेरे अकाउंट में पेमेंट आती रहती है। कुछ ऐसा भी जुगाड़ करो, है ना। वो कैसे करोगे, जैसे मेरा मॉर्निंग ना एक मैं हर्बल लाइफ सुना है आप लोगों ने, मैं ये नहीं कहूंगी किसी ब्रांड से जुड़ो, है ना, जुड़ो, उसमें से सीखो वो कैसे चल रही है, वो क्यों चल रही है। मैंने एक हर्बल लाइफ देखा, आप उस चीज को चला पाओगे जो रनिंग में चल रहा है बिजनेस। आप काम करना सोच रहे हो ना, क्या काम करो, अभी क्या चल रहा है, हेल्थ चल रहा है, और भयंकर हेल्थ चल रहा है। मेरा प्रोडक्ट, मेरी डाइट चार्ट, कोरोना में मैंने 2000 में सिर्फ पेपर लिख के बेचा है, डाइट चार्ट बेचा है 2000 का। सब डब्बे बेचते घूम रहे थे। आप डब्बा बेचोगे तो आप ब्रांड को प्रमोट करोगे, आपकी कोई वैल्यू नहीं है। मैं कुछ सामान बेच रही हूँ ना, वो सामान हर जगह मिल रहा है, कल किसी और से ले लेगा, सस्ता मिल रहा है कोई और से ले लेगा। मेरा क्या था, मुझे खुद को ब्रांड बनाना है, मेरे को डब्बे नहीं बेचने। मैंने वो सीखा कि ये कैसे चल रहा है, इसमें कैसे काम कर रहे हैं। मैं जुड़ी उससे कुछ टाइम के लिए, आज भी जुड़ी हुई हूँ, इसमें कौन कौन सी चीजें चल रही है। देन वो हॉस्पिटल में भी चल रही है, वो पेशेंट में भी चल रही है। तो मैंने उसको टारगेट किया, उसको समझा, बहुत ज्यादा डीप गई उसमें कि इसमें हेल्थ को लेके चल रहे हैं, हेल्थ के रिगार्डिंग इसको समझ रहे हैं। देन पैसा भी बहुत कमा रहे हैं, उसको मैंने सीखा। उसमें से मेरे को समझ में आया कि सबसे बड़ा रोल है डाइट, फिर उसमें है वर्कआउट। आप डाइट को मेंटेन करोगे, वर्कआउट करोगे, तो ऑब्वियस बात है हेल्थ ठीक ही होगी। आप योगा कर ही रहे हो ना, योगा कर रहे हो, जितनी परसेंट आप योगा कर रहे हो, अभी योगा में डाइट भी सीखो। जैसे योगा करने के बाद आप क्या खाते हो, मेरा 15 साल से बहुत ही अच्छा डाइट है, इसलिए ऐसा नहीं है ना कि मैंने अभी शुरू करा। अब मुझे योगा में आना था क्योंकि सुबह मेरे सेशंस होते हैं, जो मैंने कहा ना इनकम आती रहनी चाहिए। घर आप फ्री हो ना तो भी इनकम आनी चाहिए। मेरा ये था 10 साल बाद मैं कुछ ऐसा काम करूं कि मैं नहीं भी कर रही ना काम, क्योंकि आगे आगे एज आएगी काम नहीं कर पाओगे, तो भी मेरे पास कुछ इनकम आती रहे ना, अकाउंट में खर्चा चलता रहे मेरा। उसमें मैंने ये सेट किया, ये कोरोना में सेट हुआ, जब सब लोग ठप होके बैठ गए, तब मैंने नया शुरू करा काम कि वर्कआउट सेशन। मैंने 1 महीने फ्री सेशन शुरू किया मॉर्निंग में। मैं 5 बजे से 6 बजे 1 घंटे की क्लास लेती थी। उसमें लोग ना, पहले लोग 250 रुपए में भी एक बंदा करवाता था, उससे नेट चलता था। आज हर घर में अगर 5 लोग है ना, 5 लोग 700 का रिचार्ज करा रहे हैं, लेकिन शिकायत कोई नहीं कर रहा, बड़े आराम से जी रहे हैं ना लोग। और कितना महंगा हो गया सोच के चले, तो 7 तो 5 35 रुपए का ओनली रिचार्ज हो रहा है, फ्री फंड का, और फिर भी एक वाईफाई लगा हुआ है। 28 दिन का फिर भी एक वाईफाई भी लग रहा है, वो भी चल रहा है। तो हमारे 5-7 हजार का खर्चा फ्री का हो गया, बिना मतलब का। जो कोई बहुत बेनिफिट के लिए नुस्खे निकाले, उसमें 18 लोग में से 3 लोग कम्बल में ऐसे बैठ के देख रहे होते थे सुबह कि ठीक है आ तो रहा है, मेरे को ही रहता, नंबर तो बढ़ रहे हैं ना, मैं दिखाऊं तो किसी को कम से कम 18। मेरा टारगेट था 20 लोग आ जाए इसमें। 18 मुझे अच्छे लगते थे, चाहे वो सोए रहे, पर मुझे था टारगेट कि मुझे 20 लोग चाहिए इसमें। उसमें धीरे धीरे करके 20 लोग आए, फिर 30 लोग आए। फर्स्ट मंथ मेरा था फ्री ऑफ कॉस्ट, सेकेंड मंथ मैंने उसमें रखा
300 रुपए, उसमें से 10 लोग निकल गए। जाने थे, मुझे पता था, क्योंकि मुझे क्रीम चाहिए, मुझे आदत डालनी है उन लोगों को जिनको सच में ही करना है वर्कआउट। उसमें से वो 10 लोग निकल गए, बाकी के मेरे पास 20 लोग बच गए। ऐसे करते करते आज मेरे पास 70 लोग हैं और मैं 500 रुपए फीस लेती हूँ। और अपने घर में ही मेरा कोई खर्चा नहीं चला रही। सुबह उठती हूँ, जैसे आप लोग वर्कआउट करते हुए सुबह उठ के आप खाना बना खा रहे हो, मैं सुबह उठती हूँ, सेटअप लगाती हूँ, फोन स्टैंड पे लगाती हूँ, वर्कआउट शुरू करती हूँ मेरे कमरे में, कोई नहीं देख रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, ना खर्चा लग रहा, ना जगह चाहिए, ना मुझे रेंट देना है, अपने कैमरे के आगे। और मैं खुद के लिए कर रही हूँ वर्कआउट, मैं किसी के लिए नहीं कर रही। वो मेरी हेल्थ ठीक हो रही है। मैंने 1 घंटा किया, उनको बताया, उन्होंने देखा, उन्होंने मेरे साथ किया, उसके मेरी फीस आज 500 रुपए। अगर वो 70 लोग आते हैं तो सेशन में आप समझ जाओ, कॉमन बात हो गई ना। तो अब मेरे पास सुबह की सैलरी है, 1 घंटे की सैलरी है मेरे पास, मेरे को कुछ और नहीं करना। अभी सब बोलते हैं ना क्या ही कर रही है, घूम रही है। मेरा ये था 2 साल में, मैंने 10 साल 12 साल इतना काम करा है ना कि मुझे रिलैक्स भी रहना है। अब मुझे लाइफ भी जीनी है। जब तुम लोगों की एज थी तो मैं काम में ही लगी पड़ी थी, डर था कि शादी हो जाएगी, शादी कर देंगे, कुछ नहीं किया तो मैंने उस टाइम पे अपने आप को सेटअप किया। और अब मैंने फिक्स किया है कि अब मुझे थोड़ा सा रिलैक्स, मुझे अब बाहर की दुनिया भी देखनी है ना, क्या क्या चल रहा है। मैं धार्मिक बहुत ज्यादा हूँ, धार्मिकता से मैं बहुत जुड़ी हुई हूँ, और उससे भी आपको स्पिरिचुअलिटी से भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें भी बहुत कुछ है जो हमें पता ही नहीं है। आप ओम का उच्चारण करते हो सुबह, आपको पता है उससे क्या हो रहा है? समझ में भी नहीं आ रहा हो क्या हो रहा है, सोच भी नहीं रहे हो क्या हो रहा है। जब आप ओम का उच्चारण करते हो, आपका पूरा ऑर्गन, यू बोलते हैं ना, बाहर विदेशी बता रहे हैं ये चीज हमें, कि आपकी हेल्थ सुधरने लग जाती है, आपके अंदर से आपको हील होना शुरू हो जाती है बॉडी। आपको, हमें नहीं पता, और हम इंडियन है, हम सोच भी नहीं रहे इस बात पे, लेकिन आप योगा के छात्र हो, इस चीज को सोचो। ओम कर रहे हो, गायत्री मंत्र कर रहे हो, महामंत्र कर रहे हो, मृत्युंजय जाप कर रहे हो, उन सब की वैल्यू समझो। ओम का जब उच्चारण करते हो, कल से शुरू करना सोचना, जब भी आप करो, आपकी पूरी बॉडी ना अंदर से वाइब्रेट होगी। ऑर्गन्स, जितने भी आपके ऑर्गन्स है, जब हम ओम साउंड करते हैं तो हमारे ऑर्गन्स है ना, वो वाइब्रेट होते हैं। वाइब्रेट होना, घर्षण होना, है ना। तो उससे हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स में कोई इश्यूज है, कोई प्रॉब्लम है, जब वाइब्रेट होगी तो वो अपने आप हील होना शुरू करेंगे ना, क्योंकि वो एक्टिव मोड पे आ गए। फील करना कि वाइब्रेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप सिर्फ मुंह से बोल रहे हो या प्राण के हेतु से बोल रहे हो ना, प्राण से बोल रहे हो, तो वो भी सुबह जरूर आप कल से सोचना। ओम को बहुत बड़ा मान के चलना है कि ओम प्रोनाउंसिएशन सिर्फ जाप नहीं है, सच में वो हीलिंग थेरेपी है। मैं बहुत ज्यादा उसको अंदर लेके जाती हूँ कि हाँ सच में है, वो फील करती है और हील भी कराती है। अब मैं वृंदावन जाती हूँ, एवरी वीक जाती हूँ, 10 दिन में, 5 दिन में, जब भी यहाँ से छुट्टी है ना, मैं जब यहाँ नहीं होती हूँ तो मैं वृंदावन होती हूँ। वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर सबसे बड़ा टेम्पल है। मुझे नहीं पता कैसे हुआ, लोगों को दर्शन भी करना मुश्किल होता है वहां पे, अगर आपने सुना होगा कैसे रहता है। मैं वहां पे सेवा में हूँ, मैं जिस में बिहारी जी बैठते हैं ना, जिस उसमें मैं उसकी सेवा करती हूँ, बंगले में जिसमें बैठते हैं, तो मैं उस तख्त की भी सेवा करके आती हूँ। वो मुझे भी इतने बड़ी बड़ी चीजें मिली हुई है, बताने में भी मेरे को लगता है कि मैं वो फील करवा नहीं पा रही हूँ, जो मुझे फीलिंग है ना अंदर से, कि मैं उस चीज को टच करके आ रही हूँ। और मैं ये सोचती हूँ, लोग जाते हैं वहां रो रहे होते हैं बाहर गलियों में कि हमें दर्शन नहीं हुए, हमें तो एक झलक नहीं मिली। वो चीजें कैसे मिल रही है जब आप सच में एक टारगेट के साथ चलते हो ना। आपको क्या क्या सोच रहे हो, आप क्या क्या चल रहे हो, पॉजिटिवली हर चीज को पॉजिटिव लो। कुछ भी हो रहा है पॉजिटिव हो जाओ, कि ठीक है ना, अभी हो गया, 2 मिनट में छोड़ दो उसको। पॉजिटिव हो गए तो आपके आसपास जो और है ना, पॉजिटिव बनेगा। वाइब्स अपने पास और रखो पॉजिटिव। आप बैठे हो, सीरियस मत हो, सीरियस सिर्फ लाइफ के लिए हो कि आगे टारगेट सेट करो 2 साल का, लेकिन उस पर चलो। फिर सीरियस होने का मतलब नहीं बीमार होके बैठ गए, नहीं, अपने टारगेट सेट करो, आपकी लाइफ के टारगेट सेट करो। आजकल बहुत सारी चीजें चल रही है लाइफ में ना, लेकिन उन वो लाइफ जब चल पाएगी, चीजें भी जब चल पाएगी जब आपका माइंड सेट होगा। आपको करना क्या है, अभी भी समझ में ही नहीं आया हमें करना क्या है, तो पहले सेट करो, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। मेरे पास बहुत सारा है कुछ बोलने का, पर मैं वो फील पता नहीं करा पाऊंगी या नहीं करा पाऊंगी। मैं मंदिरों से जुड़ी हुई हूँ बहुत सारे से। भागवत कथा मेरे को नहीं पता था क्या होती है। मेरे लिए उस पूरी भागवत में लास्ट में जब वृंदावन से ही आए थे, वृंदावन के 11 पंडित थे मेरे घर में, हर एक कोने से, वृंदावन के जितना भी कोना है ना, वहां से एक पंडित है। तो वो मेरे को नहीं पता कैसा है मेरे पास, और आज भी वो सारे मेरे से जुड़े हुए बहुत अच्छे से, मेरे को एक परिवार की तरह रखते हैं। मैं सिंगल रह रही हूँ, 15 साल से अकेले रह रही हूँ अपने खुद के जगह पे। अब तो मैं फ्लैट पे रह रही हूँ 1 साल से। सब ये बोलते डिप्रेशन में चली गई, डिप्रेशन में है। परिवार में रहते हुए भी डिप्रेशन में, मुझे नहीं पता कैसे जाते डिप्रेशन में, क्योंकि आपका दिमाग खराब होगा ना, दिमाग खाली होगा तो आप डिप्रेशन में जाओगे। आप बिजी रहोगे तो आपको फील ही नहीं होगा कोई भी नहीं है, या आप अकेले हो। आप इतना बिजी रहो, मेरे पास पूरा टाइम होता है तो मेरे को यही नहीं लगता कि मैं अकेले हूँ। मेरे पास बहुत सारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत सारे अच्छे लोग हैं मेरे पास। कि जब आप अच्छे हो ना, एक दारू वाला दुकान अपने आप ढूंढ लेता है, सुना है ना,
ड्रिंक करने वाला ड्रिंक ढूंढ लेता है। तो अच्छे लोग अपने आप ढूंढ लेते हैं, लेकिन अच्छे बनोगे तो अच्छे लोग मिलेंगे। तो आप अपना ऑरा बनाओ, अपनी एक अच्छी वाइब बनाओ, ताकि अच्छे लोग उसमें आए। जैसे मैं रजत की बार बार तारीफ कर रही हूँ, मैं रजत को बहुत ज्यादा नहीं जानती, रजत मुझे बहुत ज्यादा नहीं जानता, लेकिन हम लोगों की ना वाइब बहुत अच्छी है कि प्यारा सा बच्चा है वो, काम के लिए बोला काम करा, सिंसियर है, मैंने कहीं उसको इधर उधर नहीं देखा कभी भी उल्टी सीधी जगह। सामने से मिलता है बहुत अच्छे से ग्रीड करता है। हम टीचर को मिलते हैं, सर ने मुझे ग्रीड क्यों करा यहाँ आने के लिए, क्योंकि एक वाइब होती है। मैं सर को बहुत अच्छे से ग्रीड कर रही हूँ, सर मुझे बहुत अच्छे से ग्रीड कर रहे हैं जब भी हम मिल रहे हैं। ऐसी रजत है। तो आप लोग भी ना एक हवा में मत रहिए, आप कहीं भी जा रहे हो ना, नमस्ते करना और सर झुकाना बहुत बड़ा रोल है। ये छोटी छोटी चीजें, इनका भी महत्व समझो। आप सर झुका रहे हो तो फॉर्मेलिटी मत करो, सामने वाला कैसा भी है आप वही प्यार से, वही इज्जत से, वही सम्मान से आप नमस्ते करोगे, तो वो पता नहीं सामने वाले को उसकी मिलेगी नहीं मिलेगी वैल्यू, आपको जरूर मिलेगी। जब आप सर झुकाते हो ना, आपको उसकी वैल्यू जरूर मिलती है। तो वो वैल्यू भी करो। बहुत छोटी छोटी चीजें, इनको वैल्यू करोगे ना तो मेरे को लगता है लाइफ में आप आगे जाओगे। लेकिन अच्छा करोगे, सबसे पहले अपने लिए लड़ना सीखो, क्योंकि अभी आप भविष्य हो ना अपने परिवार का, बाहर का नहीं कहूंगी मैं, देश का नहीं हो सकते हो, क्योंकि अभी तो आपके सर पे कुछ आया ही नहीं है। लेकिन अपने घर का भविष्य हो, आप अपना भविष्य हो, तो अपने लिए लड़ो, आप कुछ करो, कुछ अच्छा सोचो, उस पर चलो। टारगेट सेट करो 2 साल में आपको क्या चाहिए। शादी करनी है, वो शादी वाला टारगेट सेट करो। 2 साल में शादी करनी है तो उसके लिए भी तैयार हो जाओ कि 2 साल तक मुझे क्या करना है ना, उसके बाद मुझे क्या करना है, जॉब करनी है नहीं करनी है, सेट करो। लड़कियां इसके लिए लड़ रही है शादी के बाद, मुझे जॉब ही करनी है, मुझे जॉब ही करनी है। पढ़ाई इसलिए नहीं होती, जॉब करनी है। अच्छा पढ़ लिखने के बाद अपने घर में आप बच्चों को भी अगर पढ़ा रहे हो ना, आप बच्चों को भी अच्छे संस्कार वाली बात आ गई, वो बच्चों को भी पढ़ा रहे तो आपकी पढ़ाई दिखेगी कि हाँ आप पढ़े लिखे हो। जॉब कर रहे हैं लोग, अनपढ़ भी जॉब कर रहे हैं, तो वो पढ़ाई का और जॉब का कोई मैटर नहीं है। पढ़ने का मतलब आप समझने लगे हो अच्छा और बुरा क्या है, आप लोगों को समझाने लगे हो अच्छा बुरा क्या है। तो यही मैं विराम करती हूँ। बहुत सारी चीजों के सारे ऐसे मुझे लग रहा है शांत हो गए भाई, मैं इतनी बड़ी भी नहीं हुई कि मैं चुप कर दूं। ऐसे सीरियस हो गए। बहुत ही अच्छा संगीता ने एक ओपन माइंडेड होकर अपने जीवन के बारे में बताया। बड़ा मुश्किल होता है अपने जीवन के बारे में बताना, खासकर इजी। दूसरा, हमेशा देखा हुआ कि मुस्कुराते रहते हैं, खुश रहते हैं। कभी भी आप इनसे मिलेंगे तो खुश रहते हैं, कभी भी है ना। तो बच्चे इस एज में आके डिप्रेस, स्ट्रेस, चिंता, एंजाइटी, तरह तरह के प्रॉब्लम में खुश रहते हैं। बाजार में मिलोगे, यहाँ मिलोगे। मैं अकेले एंजॉय कर लेती हूँ, अकेले घूम रही होती हूँ, कुछ भी मैं अकेले घूमती हूँ, मैं हर जगह अकेले जाती हूँ और इंजॉय करती हूँ उस चीज को भी। आपको क्या चाहिए? अपने लिए जिए तो क्या चाहिए, जीवन होता है जो औरों के लिए। औरों के लिए दिया। अब वो जब हुआ है, सेट हुआ है कि जब मैं स्टेबल हो चुकी हूँ, अब मेरा मन करता है किसी की भी हेल्प है, किसी की भी हेल्प कर सके, और उससे आप जरूर जुड़ो। कोई भी एक चीज करोगे ना, किसी को आप बिठा के खाना खिलाओगे ना अपने हाथ से, किसी भूखे को, आपको पूरा दिन इतनी पॉजिटिव वाइब्स जाएगी और एक्चुअल में जाएगी। तो कोई भी एक काम सोचो। पैसे लोग बहुत कमा रहे हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन इनका समाज सेवा से जुड़ के, हेल्थ से जुड़ के, और इन्होंने कई फैमिली गोद भी ले रखी है। बच्चे गोद ठीक लिए है, हुए हमने। जिनको वो मतलब विभिन्न तरीके से उनको खाना भी देते हैं, उनको दवाइयाँ भी देते हैं, ताकि समाज में पता ना चले। क्योंकि समाज में पता चलता है, कई बार होता है ना, आप इनको दवाइयाँ दे रहे तो उनका बेटा नाराज हो जाएगा, वो खुद तो हेल्प नहीं कर रहा, हाँ, कर भी नहीं लेकिन वो रहे, नाराज हो जाएगा बिल्कुल। कि ये लोग मदद क्यों कर रहे हैं। कोरोना में हुआ था सर, कोरोना में 6 केले ले जाके फोटो खिंचवा रहे हैं, वो फोटो आ गई ओपन करके। अब वो बंदा इतना शर्मिंदा हो गया कि वो उसको खा भी नहीं पा रहा, मोहल्ले वाले भी कह रहे मांग के खा रहे हैं। तो वो हेल्प नहीं हुई, एक्चुअल में हेल्प हुई उसको, जिसको नीड है उसको पता होना चाहिए। आपने नीड पूरी कर दी, आपको पता होना चाहिए। मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो अपने साथ साथ समाज के लिए सोचते हैं, और खासकर इस उम्र में लड़कियां बड़ा मुश्किल होता है। दूसरा, इनकी दो तीन विशेषता मुझे अलग से लगी कि एक बार हमने पुस्तक विमोचन कार्यक्रम किया था, तो संगीता जी इसमें एक अलग ही तरह का गिफ्ट लेके पहुंची, इसके अंदर बांस था। मतलब ये चीजें भी ध्यान रखना जरूरी है ना, कि किसको आप किसी बच्चे को जा रहे हैं, आप पेन लेके चले गए, मिठाई लेके चले गए, तो सारी दुनिया लेके जा रही है, डिफरेंट क्या कर रहे हैं आप इस फील्ड से जुड़े। तो बांस का लेके गए कि उसको बाहर रखो, भीतर रखो, बांस अपने साथ साथ दूसरे जो छोटा होता है उसको बराबर बढ़ाता है। बांस का पौधा सदा सीधा चलता है, ना इधर देखता है ना इधर देखता है। वो अपनी ग्रोथ पे सेट हो जाता है ना, टारगेट सेट कि मेरे को सीधा बढ़ना है, मेरे को सीधा ऊपर की तरफ चलना है। तो वो लॉजिक है इन चीजों का भी बाहर से। और वो साथ चलता है, साथ में भी है ना उसके कुछ छोटी मोटी बेल है, और वो चाहे ऐसे ऐसे चलती हो, बांस को परवाह नहीं है, वो उसको भी अगर पकड़ लिया तो उसको भी वो सीधा ही ले जाएगा, वो उसको भी नहीं छोड़ेगा।